वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है लिबरल मेल्टडाउन कंपाइलेशन असेंबली इलेक्शन 2022 एडिशन। अच्छा, ये योगी जी के जीतने के वजह से इनका मेल्टडाउन हो गया क्या? तो देखते हैं, तो मजेदार होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद होता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अरे मुझे चक्कर हाँ मम्मी मैं अब ये जिंदगी जीना नहीं चाहता यार। नहीं, मैं संन्यास ले रहा हूँ इस जिंदगी से। मैं तंग आ गया हूँ, मैं जी कर यार। नहीं मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। नहीं, मैं वहां पे सब्जेक्ट इसी हालत में पिछले 12 साल से है। न बोल सकता है, न सुन सकता है, न समझ सकता है और ना ही कुछ महसूस कर सकता है। Everybody wants to know what I would do if I didn't win. योगी जी है क्या? I guess we'll never know. हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज का ये एपिसोड देखने के लिए और आज मुझसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको एक सेकंड। तो भाई 5 असेंबली इलेक्शंस जो हुए हैं उनके रिजल्ट 10 मार्च को आ चुके हैं और खबर ये आई है कि बीजेपी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जहां पर उन्होंने 5 में से 4 स्टेट्स में गवर्नमेंट बनाई है। बीजेपी ने गोवा में काफी हैवी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद एक गवर्नमेंट बनाई है। उत्तराखंड में भी, जहां पर एक ट्रेंड है कि भाई जो गवर्नमेंट पावर में होती है वो अगले इलेक्शन में जरूर हारती है, उस ट्रेंड को भी तोड़ते हुए दोबारा गवर्नमेंट बनाई है। मणिपुर में जो बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई है वो भी बीजेपी के लिए और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि देखिए काफी समय से बीजेपी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में एक बेस बनाने की कोशिश कर रही है। काफी समय तक ये माना जाता था कि भैया देखिए नॉर्थ ईस्ट जो है वो तो इंडियन मेन स्ट्रीम से कटा हुआ है और पूरी तरह से मिशनरीज और सेपरेटिस्टों के कब्जे में है। लेकिन बीजेपी कुछ सालों से काफी मेहनत कर रही है इन स्टेट्स में और मणिपुर में जो रिजल्ट आया है और हाल में ही असम म्युनिसिपल इलेक्शंस में जितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है बीजेपी ने, ये काफी अच्छी खबर है नॉर्थ ईस्ट के लिए, काफी अच्छी खबर है इंडिया के लिए कि नॉर्थ ईस्ट को एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन मेन स्ट्रीम से जोड़ने की कोशिश कर रही है। वहां पर काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, उस एरिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, उस एरिया में एक स्टेबिलिटी लाई गई है और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है वो अपना सपोर्ट दे रहे हैं बीजेपी को। तो मणिपुर का रिजल्ट मैं मानता हूँ कि बीजेपी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लेकिन जो सबसे ज्यादा हेडलाइंस को पकड़ रहा है रिजल्ट, वो ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश का रिजल्ट है, जहां पर की बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने काफी हिस्टोरिक अचीवमेंट किया है। हिस्टोरिक अचीवमेंट ये इसलिए है क्योंकि पिछले 37 साल से कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो 2 बार इलेक्शन जीतकर पावर में आई हो। तो देखिए अगले हफ्ते हम इन असेंबली इलेक्शंस का एनालिसिस करते हुए एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन देखिए आज तो आप मेल्टडाउन्स देखने के लिए ही आए हैं ना। सही पकड़े हैं। तो आइए वो देखते हैं। कब आओगे मेरे अखिलेश, तुम्हें यूपी बुलाओगे। तो देखिए बीजेपी की इतनी बड़ी परफॉर्मेंस की वजह से जिन लोगों ने अयोध्या में और काशी में कार सेवा की थी वो ऑलरेडी सपने देख रहे हैं कि भैया चलिए अब मथुरा में भी कार सेवा की जाएगी। और देखिए जितनी बड़ी ये अचीवमेंट बीजेपी के लिए है उतना बड़ा ही ये सदमा सपा को लगा है। सपा की आजकल बुरी हालत हो रखी है। सपा जिनकी पहले सिर्फ टोपियां लाल हुआ करती थी, आज उनके गाल और स्थान विशेष भी लाल हो रखे हैं। अखिलेश जी की हालत देख लीजिए, जिन्होंने इलेक्शन के पहले ये कहा था आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। और फिर उन्होंने 2019 में और फिर से 2022 में ये कहा था कि देखिए ये डेमोक्रेसी को बचाने का आखिरी मौका है। इसलिए हमें और आपको विपक्ष के लोगों को ये 2019 आखिरी मौका मिल रहा है कि लोकतंत्र बचाओगे या लोकतंत्र को खत्म कर दोगे। तो मैंने आपसे कहा कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। तब भी था भी इसके बाद तो जिस तरीके से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी उसी तरह की हमें और आपको क्रांति करनी पड़ेगी। देखिए मुझे ये पूरा यकीन है कि 2042 में भी जब अपनी अधेड़ उम्र में भाई साहब इलेक्शन लड़ रहे होंगे तब भी यही बोलेंगे कि ये डेमोक्रेसी को बचाने का आखिरी मौका है। और योगी जी इनके मेल्टडाउन को खूब एंजॉय कर ही रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे।
और आपको शायद याद होगा कि लेफ्टिस्ट मीडिया में, समाजवादी को सपोर्ट करने वाली मीडिया में और समाजवादी पार्टी में काफी ये हल्ला मचाया गया था कि देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी को छोड़कर सपा में आ गए हैं, उससे बीजेपी का बहुत बुरा हाल होने वाला है। ये तो भाई साहब बीजेपी को इलेक्शन हरवा देंगे और सपा को जितवा देंगे। आइए देखते हैं उनका क्या हाल हुआ है। सब यही नजर लगा करके बैठे थे कि कब आएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और आपके आने से जो बदलाव हुआ है, जिस दिन से आ गए उस दिन से हवा दूसरी चलने लगी कि नहीं चलने लगी। रह चुके हार चुके सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं, फैसल नगर से चुनाव हार गए हैं। तो आपको याद होगा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के वर्कर्स जो हैं वो गांधी जी के स्टैचू के सामने ड्रामा कर रहे थे, अब उनको यही ड्रामा लगता है अखिलेश जी के स्टैचू के सामने करना पड़ेगा। बाबू और आप लोग ये भी इमेजिन कीजिए कि जब अखिलेश यादव अपनी इलेक्शन का रिपोर्ट कार्ड लेके, जिसमें उन्होंने इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी है, अपने पिताजी मुलायम सिंह यादव के पास जाते हैं जिनसे उन्होंने पार्टी की लीडरशिप संभाली थी, तो मुलायम सिंह यादव कैसे रिएक्ट करेंगे? ये है सेंटर फ्रेश च्युइंगम, इसे चबाने से जुबान पे लगाम लग जाती है। पिताजी, मेरा रिपोर्ट कार्ड, मैं फिर से फेल हो गया। सेंटर फ्रेश सिर्फ जुबान पे लगाम लगाता है, हाथ पे नहीं। अब देखिए, आप सारे लोग सोच रहे होंगे कि इन सारे परफॉर्मेंसेस में योगी जी सबसे बड़े विनर रहे हैं, लेकिन देखिए मैं डिसएग्री करता हूं। भले ही वो इलेक्शन जीत गए हों, लेकिन इस पूरे इलेक्शन साइकिल में सिर्फ एक ही विनर है, और वो है हमारी नेशनल पनौती बरखा जी, जिनका 100% स्ट्राइक रेट अभी भी मौजूद है। क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। और देखिए, ऑब्वियसली सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं थे समाजवादी पार्टी के जो बहुत दुखी फील कर रहे थे। लोधी मीडिया, लुटियंस मीडिया जो इतनी डेस्परेट थी कि यार योगी को निकालो, हिंदुत्व की नफरत को इस देश से हटाओ, वो लोग भी यार बीजेपी की जीत को ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। जनता पार्टी तमाम तरह की महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना की दूसरी तीसरी लहर की नाकामियों के बाद भी 4 राज्यों में वापसी कर रही है। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। 2 चुनाव 2017 के चुनाव से 1 साल पहले नोटबंदी हुई थी और उसके बाद वो मेजॉरिटी बीजेपी को मिली थी, और इस बार भी आप देखें तो महंगाई, कोरोना और बहुत सारी बेरोजगारी, इस तरह के बाद भी बीजेपी ने लगभग हेमंत अत्री जी आप भी मानेंगे कि 270 सीटों पे बढ़त बनाना, जीतना, कहा जा सकता है कि बीजेपी ने लगभग न सिर्फ वापसी की है बल्कि अपने पुराने प्रदर्शन को रिटेन किया है, एक तरह से बरकरार रखा है उत्तर प्रदेश में। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और देखिए, सिर्फ रवीश कुमार ही नहीं थे जिनको इस खबर से बवासीर हो रखा था। कांग्रेस पार्टी के भी जो बड़े बड़े सपोर्टर्स थे वो बहुत नाराज थे इनकी परफॉर्मेंस से यार। और जिस तरह से एक फादर अपने बेटे को बुरा रिपोर्ट कार्ड आने पर डांटता है, उसी तरह से राहुल गांधी को डांट रहे थे। ब्राह्मण कैंडिडेट्स को लेकर बहुत सारा कॉन्वर्सेशन हो रहा था। बीजेपी ने 68 ब्राह्मण कैंडिडेट्स लगाए, बीएसपी ने 64, समाजवादी ने 34, कांग्रेस ने 48, लेकिन बीजेपी ही सारी ब्राह्मण सीट जीती। बीएसपी के तो कैंडिडेट्स डेसिमेटेड हो गए और जाटव वोट जहां तक था बीएसपी का, वो भी गया बीजेपी को। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। अब देखिए, डॉक्टर अश्वनी कुमार ने आज एनडीटीवी में एक इंटरव्यू में क्या कहा कि ये कांग्रेस के लिए एंड गेम है। 40 साल आपके पार्टी में कोई काम करता है और आज वो कहता है ये एंड गेम है। बक लीजिए, अब इनको भी गाली बक लो। सब लोग गाली बकने लायक है, बस राहुल और प्रियंका सही हैं, बाकी सब गलत है। देखिए, हर पार्टी में आया राम गया राम होते हैं। दुग्गल साहब ट्विटर पे गए और उन्होंने इसको सोशलिज्म के लिए एक जीत डिक्लेयर कर दिया। देखिए गाइस, सेकुलरिज्म का सीईओ होने के नाते आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि भैया दुग्गल साहब ने भी इसको डिक्लेयर कर दिया है। ये कांग्रेस की जीत नहीं है, ये बीजेपी की जीत नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये हम सब की जीत है। द वायर को देखिए, इतने नाखुश हैं कि बोल रहे हैं कि भैया बीजेपी अगर जीतती है तब भी हार जाएगी। अकॉर्डिंग टू द वायर, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन जीत के हारने वाले को बीजेपी कहते हैं। और देखिए, अगर हम वायर की बात कर ही रहे हैं तो यूपी के इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद हमारे एक मुस्लिम भाई का आरफा खानम जी के लिए एक मैसेज है। जय श्री राम, जय श्री राम।
देखिए, श्री राम जो है वो हमारे पूर्वज हैं। हम श्री राम के वंशज हैं, बल्कि हर हिंदुस्तानी श्री राम के वंशज हैं। और जो कोई उन पर उंगली उठाता है, चाहे कोई मौलाना हो, चाहे मौलवी हो, चाहे मौलाना नहीं हो, चाहे मुफ्ती हो, तो मैं समझता हूँ वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो देश का गद्दार है। और फिर हम आते हैं हमारे भारत के लेजेंडरी पत्रकार और भारत के सबसे फेमस बॉक्सर राजदीप सरदेसाई पर। कसम से जितनी राजदीप सरदेसाई जी की यूपी के इलेक्शन आने के बाद उनके खुद के स्टूडियो में बेइज्जती हुई है, उतनी किसी की नहीं हुई होगी यार इस हफ्ते। First of all, my condolences to Rajdeep Sardesai. It's a bad day for him. Rajdeep, as far as Godi media is concerned, the people whose Godi you want to sit in does not have or do not have the people's mandate. As far as your journalism is concerned, people should watch your interview of Sonia Gandhi in Anand Bhavan. What a lamb looks like, they will know. Well, let's come to substantive conversation because clearly I don't think Rajdeep is capable of holding one. But Bengal. तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। मुनव्वर राणा साहब बड़े फेमस शायर हैं, आपको शायद याद होगा, जिन्होंने जब फ्रांस में आतंकवादी ने एक टीचर का खून किया था तो उन्होंने उस आतंकवादी को सपोर्ट किया था। इन्होंने सीए प्रोटेस्ट को भी सपोर्ट किया था। इनकी सुपुत्रियों को पुलिस ने सीए प्रोटेस्ट के समय पर बुक किया था और इन्होंने कहा भी था कि देखिए, अगर 2022 में योगी आदित्यनाथ दोबारा जीत कर आता है तो मैं यूपी छोड़ के चला जाऊंगा। तो आइए मैं और शाम शर्मा शो के आप लोग सारे व्यूअर्स मिलकर मुनव्वर राणा जी को विदाई देते हैं। सीरियसली जाना चाहिए, अब जाना चाहिए, बोला है तो he needs to go। मेरा भी नहीं था ये क्या पाकिस्तान तो फ्रेंड्स, वीडियो तो बड़ा अच्छा था। अच्छा बता रहे हैं कि देखो, मैं पता है ये देख रही थी कि इलेक्शन से पहले ये कई जो मीडिया वाले थे, और ये मैंने नोट भी किया हुआ है कि जब वो कोई भी चीज बताते हैं ना तो अपना पर्सनल थॉट, अपने पर्सनल कमेंट्स उसमें डाल देते हैं जो टोटली रॉन्ग है। और वो जब पर्सनल अपना मारते हैं तो जो पब्लिक होती है उनको लगता है अच्छा यही होता है, अच्छा ये इन्होंने किया था। जैसे इसमें बोल रहे थे ना कि भैया डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो क्या लगता है लोगों को, अच्छा ये तो हमारी डेमोक्रेसी खत्म करने वाले। आगे का नहीं पता, पीछे का नहीं पता, उनको ये लगता है कि क्योंकि जो न्यूज़पेपर वाला ये बोल रहा है इसका मतलब वाकई इसमें कुछ होगा, तो वही दिख रहा है। और वहां पे दिखा रहे थे कि जीतने के बाद भी यहाँ बीजेपी जीत रही है और ये मीडिया वाले उसको भी नेगेटिव वे से दिखा रहे हैं कि भैया ये भी हो गया, वो भी हो गया, फिर भी बीजेपी जीत रही है। तो वो देखो आप, तो आपको ये देखना चाहिए, जब मीडिया होती है, मीडिया की ड्यूटी होती है फैक्ट्स के साथ चीजें बताना। अपना पर्सनल व्यू एज एन एंकर या एज अ मीडिया पर्सन नहीं होना चाहिए। मैंने तो यही सुना है। और जो ये पर्सनल लेके आते हैं, देन इट इज नॉट द करेक्ट मीडिया टू वॉच। और आजकल की सिचुएशन ये हो रही है कि आप मोस्टली जहां पे भी देखोगे न्यूज चैनल्स, मैं न्यूज चैनल्स की बात करूं, दूसरी जहां पे लोग अपनी व्यू पॉइंट जहां बताते हैं वो अलग चीज है, पर जो न्यूज बता रहे हैं, जो बनाए हुए चैनल्स और ये दिखाते हैं कि हम न्यूज बता रहे हैं जी, आज की ये न्यूज है, उनको बिल्कुल भी पर्सनल अपने कमेंट्स और उस टाइप की चीजें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दैट इज अनएथिकल। क्योंकि न्यूज का मतलब है कम अप विद न्यूज एंड विद फैक्ट्स ओनली। पर्सनल कमेंट्स, पर्सनल आपके थॉट्स उसके अंदर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक जब न्यूज सोच के आती है तो उसको लगता है यही करेक्ट चीज है, जबकि वो नहीं होती, क्योंकि आप उसमें पर्सनल डाल रहे हो। एक ये चीज है, और एक दूसरा, टीचर्स को भी अपने पर्सनल कमेंट्स, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हो, उस टाइप के अपने पर्सनल कमेंट्स नहीं देने चाहिए, आपको फैक्ट्स और वो करना चाहिए। ये दो चीजें बहुत मॉरल, अगर आप मॉरली अपने आप को करोगे तो ये मॉरली करेक्ट होती है, नहीं तो आप जो काम कर रहे हो वो टोटली रॉन्ग है। आपकी जो जॉब है, आप उस जॉब को, जैसे डॉक्टर की जॉब होती है कि पेशेंट को बचाना, वैसी टीचर की जॉब होती है कि बच्चों को ठीक शिक्षा देना, अपनी सोच नहीं उसमें डालनी। और वैसी मीडिया को होता है करेक्ट फैक्ट्स के साथ न्यूज देनी, अपनी पर्सनल नहीं डालनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैं दिख रहा था कि सिलेक्शन टाइम में बड़ा मिसयूज हुआ है। राइट, अब इसमें मुझे तो देख के थोड़ा शॉक लग रहा है कि काफ़ी मतलब हाई
मतलब आप बोल सकते हैं इनकी रीच बहुत ज़्यादा है, जिन ब्रॉडकास्टर्स की, जिन चैनल्स की, वो इतने नेगेटिव थे बीजेपी के अगेंस्ट, इतने नेगेटिव होना कि आप वहाँ जाके, जैसे एक भाई साहब बोल रहे थे कि बीजेपी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे ही बोली जा रहे हैं। बीजेपी की प्रॉब्लम थी कि कोरोना वायरस आया, बोले कि बीजेपी ने कोरोना वायरस आ गया, सेकेंड वेव आ गई, थर्ड वेव आ गई, इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है। मतलब बहुत कुछ चीजें बोल रहे थे, डीमोनेटाइजेशन कर दिया, हाँ तो बेटरमेंट के लिए किया है ना, मतलब वो अननेसेसरी बातें बोल रहे थे जिसका कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट वो सब सुधार वाली बातें थी, या बहुत ही अच्छे तरीके से उस सिचुएशन को टैकल किया था। तो मुझे पता नहीं ये चैनल्स कैसे जी रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर 80% लोग जो हैं बिलीफ रखते हैं मोदी जी में, तो वो सब उन लोगों को ये चैनल्स मोस्ट लाइकली नहीं देखने चाहिए। अगर नहीं देखेंगे तो ऑफकोर्स ये चैनल जो है नीचे आ जाएंगे, क्योंकि लोग देखते नहीं हैं। लोगों को वही बात है, फैक्ट पे बात करना चाहिए रादर देन अपने ओपिनियन के, जिससे लोगों को स्वे कर सके। अब अच्छी बात यह है कि लोगों ने क्लियर कर दिया कि तुम्हें जो बोलना है बोलो बॉस, हम तो एक्शन देख रहे हैं। हमारे घर के सामने अगर ब्रिज बन गया, रोड ठीक हो गई, जॉब आ गई, मेडिकल इंस्टीट्यूट बन गए, हमारे बच्चे यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, कॉलेजेस आ गए, शांति हो गई, हमारी बेटियां जो है सेफ हो गई। हमें तो बस यही दिखता है कि काम किसने किया। जब आपको दिख रहा है कि इससे बेनिफिट हुआ, लोगों ने सीधा वोट किया, तो बहुत अच्छी बात थी। और अब की जो गवर्नमेंट है उसे और इंक्रीज करनी चाहिए एजुकेशन, और इंक्रीज करनी चाहिए जिससे लोगों में लॉजिकल थॉट आए, और हमेशा गुड एजुकेशन, यार छोटी मोटी नहीं, प्रॉपर गुड एजुकेशन हो। और जो स्कूलों में जाए, जहां पे नजर आ रहा था कि फेक स्कूल्स हैं जो बच्चों को एक आइडियोलॉजी की तरफ लेके जा रहे हैं, उनको बंद किया जाए। कर देना चाहिए। स्पेशली ये कि किसी भी स्कूल में ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने स्कूल बोला है, आप रिलीजन नहीं पढ़ा सकते, बिल्कुल सब बैन हो जाना चाहिए। रिलीजन अपने घर में करिए, स्कूल में रिलीजन नहीं होगा। एटलीस्ट हमारे जमाने में कभी स्कूल में रिलीजन नहीं होता था, नहीं होता था। साइंस होती थी, जो भी हिस्ट्री होती है, आर्ट्स होती है, रिलीजन नहीं होता था। वैसे ही अभी एनफोर्स करना चाहिए कि सभी स्कूलों को पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप सर्टिफाइड हैं कि नहीं स्कूल, और उसमें रिलीजन अलाउड नहीं होना चाहिए। काफी अच्छा वीडियो। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।